हमारे देश की संस्थाएं थी कब्जा हो गई। हम कह सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग ने ऐसा किया वैसा किया। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया है। जो 2047 कहते रहते हैं, इन्होंने तय कर लिया है कि भाई चुनाव जहां मर्जी जब मर्जी करा लीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। लेकिन क्या ये जो हिंदुओं के नाम पर जो चल रहा है, आज जो बुलडोजर चल रहा है बिहार में, घर किनका गिर रहा है, जमीन जो अधिग्रहण हो रही है, किनकी जमीन जा रही है, ये जो परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के बाद परीक्षा खत्म, फिर से परीक्षा होगी, पता नहीं कब होगी। कुछ नेताओं के बीच में बात बन गई और इसीलिए गठबंधन बन गया? बिल्कुल नहीं। इस देश में जब से मोदी जी आए तब से लगातार लोग लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। बंगाल के लिए बिल्कुल नई बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में 20 साल पहले जब नीतीश जी आए थे तो सुशासन के नारे का सहारा लेना पड़ा कि हम सुशासन देंगे, और आज ये खुल के कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाने के लिए आ रहे हैं। आज बुलडोजर के नाम पर शासन कर रहे हैं, शासन के प्रतीक है बुलडोजर। ये बिहार के लिए है, ये पश्चिम बंगाल में भी, जहां अभी 7 दिन भी शायद नहीं हुए, वहां बुलडोजर चल रहा है। जो हमारे देश की संस्थाएं थी कब्जा हो गई। हम कह सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग ने ऐसा किया वैसा किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट इस देश के मुख्य न्यायाधीश, इधर परीक्षा होती है और पूरा पता चला कि नीट में फिर से पेपर लीक हुआ। 22 लाख इस देश के बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, रातों रात वो परीक्षा कैंसिल। फिर से पिछले 10 साल में 90 परीक्षा इस तरीके से पेपर लीक के चलते कैंसिल हुई। और इस देश के मुख्य न्यायाधीश नौजवानों के बारे में कहते हैं कि ये पूरे देश में ये कॉकरोच है, पैरासाइट है। ये नौजवान जो बेरोजगार हैं, मन में गुस्सा है, सवाल है, सोशल मीडिया में बोलते हैं, ये सब देश के लिए खतरनाक है। ये बोल रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश। तो इस देश में जितनी संस्थाएं थी, करीब करीब सभी संस्था पर एक संपूर्ण कब्जा होने जा रहा है। तो वैसे में कैसे होगा? एक आर पार की लड़ाई के बगैर कैसे होगा? जो हम लोग कहते रहे हैं कि भाई एक आजादी की लड़ाई जैसी एक लड़ाई चाहिए, इससे कम में तो कोई अभी नहीं मिलने वाला है कुछ भी। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट कर लिया है। जो 2047 कहते रहते हैं, इन्होंने तय कर लिया है कि भी चुनाव जहां मर्जी जब मर्जी करा लीजिए, सरकार हमारी ही बनेगी। इसका परमानेंट सेटलमेंट जब अंग्रेज इस देश में आए थे, इन्होंने जमींदारी इस देश में चालू करके उसको कहा कि परमानेंट सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू के लिए इस देश में जमींदारों का एक पूरा वर्ग, एक तबका उन्होंने तैयार किया। और आज इसी तरह से सत्ता का परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने कर रखा है। तो ऐसे दौर में हम क्या करें, कहां जाएं? तो हम लोगों ने यही तय किया कि भाई जाने के लिए तो बस वहीं वो संविधान जहां से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अगर अंग्रेजों को भगा करके देश को आजादी दिला सकते हैं, हम भारत के लोग अगर इस देश में संविधान ला करके एक संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की कल्पना कर सकते हैं, उसके ऐलान कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम भारत के लोगों के पास वो ताकत है, वो हिम्मत है कि इस तरह के फांसीवाद से भी हम इस देश को मुक्त कर सकते हैं। और कहीं कोई रास्ता बचा नहीं है, लोगों के पास जाना, लोगों के बल पर। और इसीलिए हमें लगता है कि जो आपने कहा कि भाई बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज, ये आवाज, और जो सबसे ज्यादा हमेशा दुनिया के आंदोलनों ने ये दिखाया कि जिसका सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है उसे ही लड़ना पड़ेगा उस शोषण के खिलाफ।
जिसको दबाया जा रहा है उसे ही लड़ना पड़ेगा उस दमन के खिलाफ। वो लड़ेगा तभी होगा। और जब जब ऐसे लोग लड़ जाते हैं तो आप देखते हैं कि अजीब स्थिति बनती है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया, क्या सोचा होगा? सोचा होगा कि भाई ठीक है, हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, ईरान में जाकर के उनके राष्ट्रप्रधान जो है उनकी हत्या कर देंगे, बम गिरा देंगे और 2-4 दिन में कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब देख लीजिए कि एक देश, मैं नहीं कहता कि वहाँ बहुत कोई आदर्श स्थिति है और सरकार जो है कोई आदर्श तरीके से चलती है, वहाँ भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी दमन है, काफ़ी अत्याचार है। उस देश के अंदर बहुत सारे संकट है, लोगों की अपनी लड़ाई है लोकतंत्र के लिए। लेकिन उस देश ने जब ये कबूल कर लिया, पूरे तेहरान के सड़क पर रात भर लोग पहरा देते हैं, सड़क पे आ जाते हैं कि कितना बम गिराओगे गिराओ। और तब हमने देखा कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि अमेरिका को, जैसे एक जमाने में वियतनाम ने किया था, अमेरिका को पीछे धकेल देते हैं। निश्चित तौर पर उसमें चीन की मदद है, रूस की मदद है, दुनिया भर के लोगों की उनके साथ एक एकजुटता है, लेकिन ये ईरान की ताकत है, लोगों की ताकत है। तो निश्चित तौर पर हमारे पास भी वो ताकत है। हम जो आज बिल्कुल निशाने पर हैं, सब लोग निशाने पर हैं, सब लोग इस देश में। आप देखेंगे कि अगर आप समुदाय की बात करेंगे, आपको लगेगा वो कह रहे हैं कि भाई हिंदू खतरे में है और हिंदुओं का राज आया है। तो निशाने पर तो मुसलमान है, निशाने पर ईसाई हैं, निशाने पर अभी पंजाब हम गए थे तो वहाँ सिख लोग महसूस करते हैं कि हम निशाने पर हैं। लेकिन क्या ये जो हिंदुओं के नाम पर जो चल रहा है, आज जो बुलडोजर चल रहा है बिहार में, घर किनका गिर रहा है, जमीन जो अधिग्रहण हो रही है, किनकी जमीन जा रही है, ये जो परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के बाद परीक्षा खत्म, फिर से परीक्षा होगी, पता नहीं कब होगी, कौन है? उनमें ज्यादातर तो हिंदू ही है। 80%, 90% आपको वही मिलेंगे। तो हिंदू के नाम पर जो राज आया, लेकिन इस देश में चाहे वो बेरोजगार की बात करें, किसान की बात करें, गरीब की बात करें, मजदूर की बात करें, उनके ऊपर हमले तेज हुए। अभी मोदी जी आप देखिए जो बात कर रहे हैं, देशभक्ति के नाम पर अपील कर रहे हैं, देशभक्ति के नाम पर अपील कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो। कितने लोग सोना खरीदते हैं? कितने लोग हैं? क्या इस देश में ज्यादातर 80% लोगों के पास चले जाइए, उनके पास कोई सोना खरीदने जैसी कोई ताकत नहीं है, हैसियत नहीं है। आप कह रहे हैं कि भाई विदेश यात्रा मत करो। कितने लोग जाते हैं? काम के लिए जाते हैं, जाना पड़ता है। काम के लिए जाना एक बात है, घूमने के लिए कितने लोग जाते हैं? कितने लोग जा पाते हैं? बहुत कम। आप इस पूरे देश में देख लीजिए, जिनकी वो बात कर रहे हैं कि घर में बैठ कर के काम करो, घर में बैठकर कितने लोग काम कर सकते हैं? बड़े मुश्किल से कोविड के दौर में हमने देखा कि कुछ लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बाकी जो दिहाड़ी कमा करके जिनको जिंदा रहना है, वो घर से निकल नहीं पाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। ये देश की स्थिति है। और वो देशभक्ति के नाम पर संकट में लोगों से अपील कर रहे हैं, तो बस 10% लोगों से अपील कर रहे हैं, 90% लोग तो उनके बातों में है ही नहीं। तो ऐसी एक स्थिति में जो इतना बड़ा आर्थिक संकट हमारे ऊपर थोप दिया गया, जो कोविड के दौर में हमने देखा लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन जैसी एक परिस्थिति हमारे ऊपर अभी इस समय आ गई, तो कैसे लड़ाई होगी? तो हमें लगता है कि इस दौर में लोग लड़ रहे हैं, लोग इंतजार नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, लेबर कोड आया और नोएडा में, मानेसर में, फरीदाबाद में, पंजाब में मजदूरों का विस्फोट, मजदूरों का विद्रोह, और हजारों की तादाद में मजदूर इस वक्त जेल में हैं। उनको जेल में डाला गया, सिर्फ उनके नेताओं को नहीं, 2-4 बुद्धिजीवियों के नहीं, जो मजदूरों के पक्ष में आवाज उठाते हैं। मजदूर
जो कह रहे थे कि भाई 8 घंटा काम करेंगे, उससे ज्यादा काम नहीं करेंगे, हमें न्यूनतम मजदूरी कम से कम जीने लायक मिलनी चाहिए, आज वैसे मजदूर सैकड़ों की तादाद में वो जेल में हैं। सवाल हमारे लिए है, इंडिया गठबंधन के लिए है कि वो जो मजदूरों की लड़ाई है, क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? क्या उसको हम इंडिया गठबंधन की लड़ाई बना रहे हैं? देखिए, गठबंधन की हम लोग बात करते हैं, गठबंधन बना, कुछ चुनाव में कभी कभी अच्छे रिजल्ट भी मिले, कुछ जगह सरकारें भी बनी, और लोकसभा के चुनाव में 240 में हमने बीजेपी को रोक दिया। 2020 में करीब बिहार में सरकार बनाने जैसी स्थिति में हम लोग आ गए थे। लेकिन ये गठबंधन कैसे बना, कैसे बन पाया? क्या चंद पार्टियों के आपस में बातचीत हुई और कुछ नेताओं के बीच में बात बन गई और इसीलिए गठबंधन बन गया? बिल्कुल नहीं। इस देश में जब से मोदी जी आए तब से लगातार लोग लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। सबसे पहले छात्रों पर हमला शुरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हैदराबाद में चले जाइए तो वहां रोहित वेमुला, उनकी सांस्थानिक हत्या, और इस देश के छात्रों ने लड़ना शुरू किया। वो छात्रों का जो आंदोलन शुरू हुआ, वो जो इस समय SC/ST कानून को खत्म करने के लिए जो इनकी साजिश थी, और इसके दलितों ने, देश के दलितों ने समझ लिया, वो जो भारत बंद हुआ, ये जो पूरे नागरिकता कानून के साजिश के खिलाफ इस देश के बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नागरिकता छीनने की जो साजिश हुई, CAA के जरिए, NRC के जरिए, इसके खिलाफ जो शाहीन बाग से आवाज उठी, वो जो अदानी अंबानी को खेती सौंप देने की कोशिश के खिलाफ जो किसानों ने डेरा डाल दिया, ये जो बड़े बड़े आंदोलन हुए, अगर ये आंदोलन नहीं हुए होते तो कहीं कोई इंडिया गठबंधन नहीं बन सकता था, नहीं चल सकता था, कहीं हम लोग जीत नहीं सकते थे। कभी कभी जरूर ऐसा होता है कि आंदोलन किसी ने किया और फायदा किसी और को मिला, होता है। पंजाब में इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। अभी पश्चिम बंगाल में RG घर में जो महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई, जिसको लेकर के पूरे बंगाल में जबरदस्त एक जन उभार पैदा हुआ, हजारों लाखों की तादाद में महिलाएं सड़क पर आई, वही शाहीन बाग की तरह। इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ तो सरकार बीजेपी की बनी। आंदोलन करने वाले हम वामपंथी लोग थे, आमतौर पर लाल झंडे के लोग थे सबसे ज्यादा सड़क पर, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। ऐसा होगा, ऐसे हादसे कभी कभी होंगे, लेकिन हमें तो लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कि जो आंदोलन की ताकतें हैं, सबसे पहले उस पर फिर से जोर देना, और जो इंडिया गठबंधन है, हमारे साथियों ने कहा कि सिर्फ चुनाव से चुनाव, एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक, फिर चुनाव से पहले नहीं, फिर विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं, बल्कि सड़क पर जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ, जो आंदोलनकारी ताकतें हैं उनके साथ, उनको पूरा बल मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन की पूरी ताकत वो विधानसभा में अभी बहुत कम हो गई है, बोलने का मौका भी बहुत कम मिलता है। मैं IP गुप्ता जी को सुन रहा था, वही बात आज गुप्ता जी ने यहाँ भी कह दी। सम्राट चौधरी से उन्होंने उस समय भी विधानसभा में कहा कि आप थोड़ा बढ़िया कोई बुलडोजर का मॉडल लाइए। कौन सा बढ़िया बुलडोजर का मॉडल लाएगा? बिहार का कोई अलग कोई बुलडोजर का मॉडल होगा? कोई भी बुलडोजर आएगा वो तो लोकतंत्र को पूरा जमींदोज करके चला जाएगा। तो हमें लगता है कि विधानसभा में भी बोलने का मौका कम मिलेगा। तो आंदोलन तो सड़क पर, उस पर लाठी चल रही है, खूब लाठी चल रही है। और शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि भाई बिहार की बेटियों को सड़क पे आने की जरूरत क्या है, आंदोलन करने की जरूरत क्या? मोदी जी है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, तो आपको तो घर में बैठकर ही मिल जाएगा। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि घर में बैठे बैठे क्या मिल रहा है। तो बात अच्छी है कि सरकार जब सत्ता में है, हर रोज वो खुद को बेनकाब कर रही है, ये व्यवस्था बेनकाब हो रही है, ये फासीबाज लोगों के सामने दिख रहा है।
अब हमारा काम है कि ये जो बेनकाब हो रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं खुद को, तो इसके खिलाफ साहस के साथ, एकता के साथ, संकल्प के साथ हम लोग एकजुट हो और एक होकर के इस आंदोलन को, और बिल्कुल एक आज़ादी के आंदोलन के तर्ज पर, इससे कम में कुछ नहीं होने वाला है, 2-4 भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। आप गुप्ता जी कह रहे थे कि भाई वो जो सोशल मीडिया करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम भी थोड़ा झूठ फैलाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके रास्ते पर उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हो सकती है। उनके रास्ते पर अगर आप चल पड़ेंगे, मैं समझ रहा था कि गुप्ता जी मजाक में शायद बोल रहे थे, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ, तो लेकिन वो नहीं होगा। उनके रास्ते पर चलेंगे तब उन्हीं को मजबूत करेंगे। उनके खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ, मोहब्बत की बात, झूठ के खिलाफ सच की लड़ाई, तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई, दमन के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, लोगों के अधिकार, अस्मिता की लड़ाई, उसी को करना होगा। इसी से देश को आजादी मिली थी, इसी से 1857 में जब लोग चल पड़े थे, वो भी मई का महीना था, 10 मई को उसको मानते हैं कि उस दिन 1857 में लड़ाई शुरू हुई। क्या था? पूरे अंग्रेजों का राज था देश में, लेकिन लोगों के पास ये बेचैनी थी कि लड़ना होगा। लोग लड़ना शुरू किए तो 1857 से 1947, 90 साल में अंग्रेजों को हमने देश से बाहर किया। तो लड़ना शुरू करेंगे, लोग कर चुके हैं, लड़ेंगे, ठीक से मिलकर के लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इस देश में भी हमें बिल्कुल ये लोकतंत्र को हम मजबूत रख पाएंगे। ये जरूर आरएसएस के 100 साल पूरे हुए और बहुत खतरनाक विचार, खतरनाक उनके काम करने की शैली, एक साजिश, लगातार झूठ, अफवाहें, वो अपने ढंग से वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जो हुआ चुनाव, जिस तरीके से हुआ, बिहार में तो हमने देखा एसआईआर, जब एसआईआर हो रहा था हम लोग लड़े, वोटर अधिकार यात्रा निकाले, लेकिन एसआईआर और एसआईआर के साथ साथ वो 10,000, ये दोनों का जो पूरा हमला हुआ, हम लोग उसको रोक नहीं पाए। बंगाल को तो उसने देख लिया था बिहार में क्या हुआ, और इसीलिए बंगाल के लोग थोड़ी ज़्यादा तैयारी करके लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने एसआईआर को और ज़्यादा, बहुत क्रूर, बहुत निर्मम किस्म का मॉडल बनाया। 35 लाख लोगों को, जो बिल्कुल इस देश के वोटर हैं, वो नहीं मरे हैं, जिंदा हैं, जिनके पास सारे कागजात हैं। अभी एक एमएलए बने हैं बंगाल में, फरक्का से एक एमएलए बने हैं कांग्रेस के, जिनका नाम चला गया था, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए आदेश दिया कि भाई इनका ठीक से देख लेना, कर लेना, तो फिर उनका नाम जुड़ा। उनका नाम जुड़ने के बाद वो उम्मीदवार बने, चुनाव लड़े, और ऐसे कठिन दौर में भी विधायक बने। आप समझ लीजिए, अगर ऐसे लोगों का नाम कट रहा है, तो 35 लाख ऐसे लोगों को चुनाव से रोक दिया गया। और बीजेपी कितने वोट से जीती है चुनाव? 32 लाख वोट से। 35 लाख लोगों को वोट डालने से रोक करके सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई ये तो आखिरी वोट नहीं है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं डाल पाए हैं तो आगे भी बहुत सारे चुनाव होंगे, आगे डाल दीजिएगा वोट, क्या है, यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो उनको भी इसी बार रोकना था, बस इस चुनाव में उनको रोक लेना था किसी तरह। उन्होंने रोक लिया और बीजेपी की सरकार बनी। अब हमारे सामने सवाल है कि सिर्फ क्या बात चुनाव में खत्म? अभी बिहार में 22 लाख और बंगाल में कुल मिला के 90 लाख लोग थे, तो मान लीजिए कम से कम ये जो 35 लाख है जिनको वोट डालने से रोका गया, क्या बात वहीं खत्म हो गई? नहीं। अब सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई जो 22 लाख लोग जिनको वोटर लिस्ट से हमने बाहर किया, अब उनको राशन कार्ड से भी हम बाहर करेंगे, उनके बैंक खाते हम बंद कर देंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेंगे। तो पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में आप चले जाइए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख आपको लोग मिल जाएंगे। पूरे देश में देखिए तो करोड़ों में ऐसे लोग होंगे इस देश में अभी जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, और धीरे धीरे जिनके पूरे अस्तित्व पर एक इतना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होगा कि उनको लड़ना पड़ेगा। उनके लिए बुलडोजर कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है।
उनके लिए बुलडोजर जो है पूरे उनके अस्तित्व के सामने, ऐसी चुनौती किसी ने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, ये आ गया है। तो लोग लड़ रहे हैं, लोग जरूर इस पर लड़ेंगे, और जब लड़ेंगे तो ये ताकत है। हिंदुस्तान में बार बार साबित किया है कि जम के अगर हम लड़ सकते हैं पूरी एकता बना करके, तो ये जो नारा हम देते हैं लड़ेंगे और जीतेंगे, वो ऐसे ही नहीं है। ये सब नारे जो बनते हैं वो इसी तरह के सच्चाई के आधार पर, इतिहास के आधार पर ही नारे बनते हैं। भगत सिंह जो बोल के गए कि भाई इनकलाब जिंदाबाद, और उसके साथ साथ वो आधा नारा है इनकलाब जिंदाबाद, बाकी आधा है कि साम्राज्यवाद का नाश हो। क्योंकि उनको पता था कि ये अंग्रेज चले भी जाए तो एक तो उनको खतरा दिख रहा था कि देश में गोरे अंग्रेज की जगह पर भूरे अंग्रेज आएंगे। आ गए वो अदानी जी के साथ अभी अमेरिका का फिर समझौता हो गया। उन्होंने अमेरिका को रिश्वत दे दिया अभी, और रिश्वत देने के बाद अब ट्रम्प साहब ने तय कर लिया कि अदानी के साथ चलो ठीक है, वो केस जो चल रहा था उसको ड्रॉप कर दो, वो बच जाएंगे। और उन्होंने तय कर दिया कि हम वहाँ अमेरिका में ही पैसा लगाएंगे और अमेरिका के लोगों को नौकरी उससे मिलेगी। तो ये जो पूरे देश में इस देश के पूंजीपतियों ने देश को लूट करके पैसा बाहर ले गए, देश को लूट रहे हैं। मोदी जी लगातार जल, जंगल, जमीन, खदान सब उनको देते जा रहे हैं। बिहार में ये दौर आ गया। वो जो पीर 35 से शुरू हुआ, जमीन 1 रुपये में हजारों एकड़ जमीन अदानी को, अब वो ऐसे तो हर जिले में भूमि अधिग्रहण इसी तरह से सस्ते में उनको जमीन देनी है। ये जो सैटेलाइट टाउन की बात हो रही है उसके लिए भूमि अधिग्रहण होगा तो पूरे हर जगह जमीन कब्जा करने की पूरी कोशिश होगी। तो हमें लगता है कि बहुत मुद्दे हमारे सामने आ गए, और इन मुद्दों को लेकर के व्यवस्थित ढंग से और पूरी हिम्मत के साथ लड़ने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छी बात यहाँ हुई आज कि चुनाव तो कब आएगा देखा जाएगा। एक चुनाव एमएलसी वाला हुआ, बहुत अच्छी बात है, वो विधान ईवीएम से नहीं हुआ, बैलेट से हुआ। और उस चुनाव में जिस भोजपुर में पूरा एक तरीके से सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, उसी भोजपुर से, शाहबाद से ये जो सोनू जी जीत करके गए हैं, मैं समझता हूँ कि बिहार निश्चित तौर पर बदल जाएगा, करवट लेगा, बदलाव आएगा, बशर्ते कि हम लोग बिल्कुल हिम्मत नहीं खोने की ज़रूरत है। पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ और बिल्कुल इस जमीन को देखते हुए, समझते हुए लड़ने की ज़रूरत है। इतने दिन तक नीतीश जी थे और नीतीश जी कहते रहे कि भाई बीजेपी को हम रोक के रखे हुए हैं। कभी कभी हमारे सामने साथ आ गए, आके यहाँ से कहते थे, और बाकी समय जब बीजेपी के साथ भी रहते थे तब भी कहते थे कि 3 C, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, ये तीनों सी से हम लड़ रहे हैं। बहुत लोग मानते थे, समझते थे कि शायद नीतीश जी जब तक है तो कुछ कर देंगे। लेकिन आज जिस रास्ते पर वो चले थे नीतीश जी, उस रास्ते को इसी मंजिल में पहुंचना था। वो रास्ता कहीं और नहीं जा सकता था, उसमें हश्र ही होना था। जो होना था वो हुआ, जो होना था ये हुआ, और भाजपा के हाथ में पूरी सत्ता अब चली गई। आज पूरे बिहार में सबके सामने सवाल है, वामपंथियों के सामने सवाल है, जो भी इस पूरे बिहार में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले वामपंथी और समाजवादी धारा, दोनों धारा के सामने सवाल है। जो भी नए हमारे साथी इसमें अपनी पहचान को लेके लड़ रहे हैं, चाहे हमारे वीआईपी के साथी हो और आईआईपी के साथी हो, अपनी पहचान के लिए इस देश में जाति आधारित गिनती हो, हमें भी अपना हिस्सा मिले, हक मिले, ये जो नई लड़ाइयाँ शुरू हो रही है, सबके सामने ये सवाल है कि अगर ये बुलडोजर चलेगा और आरएसएस का राज चलेगा तो उसमें बिल्कुल हमारे लिए कहीं कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए ये एकता हम लोगों ने चुनाव के दौर में हमारी बनी थी, उस एकता को और मजबूत करने और उसको जमीन से और आंदोलनों से जोड़ने की ज़रूरत है। जमीन से और आंदोलनों से, गरीब से और किसान से, मजदूरों से। जो नोएडा में लड़ रहे हैं वो कौन मजदूर हैं? जो लुधियाना में जाकर के अभी हम गए थे, पंजाब में, लोग कह रहे थे कि भाई वहाँ पंजाब में जो SIR हो रहा है हमारा नाम कट रहे हैं। कौन? बिहार के, यूपी के मजदूर।
नोएडा में जो लड़ रहे हैं वो उसमें भी बहुत सारे बिहार के, मनेसर में जो इंडियन ऑयल में जो लोगों ने लड़ा, सुदामा जी वहां गए थे, बहुत सारे बिहार के मजदूर, तो हमारे ही मजदूर हैं बिहार के जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के लड़ रहे हैं, और बिहार में भी लड़ रहे हैं। तो इन संघर्षों में एकता बने, हम सब लोग मिल करके कदम मिला करके चलें, सब लोग एक ही तरह से सोचेंगे, एक ही तरह से बोलेंगे, एक ही तरह से लड़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। हम जब कहते हैं कि विविधता में एकता, पूरे हिंदुस्तान के लिए जो बात हम करते हैं, इस देश में विविधता में एकता, अलग अलग भाषा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग मजहब है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग खान पान है, लेकिन एकता है। उसी तरह इंडिया गठबंधन में भी हम अलग अलग विचार के लोग हैं, लाल झंडे वाले हैं, यहाँ हरे झंडे वाले हैं, नीला झंडे वाले हैं, अलग अलग झंडे के लोग होंगे, अलग अलग विचार के लोग होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपस में एकता, आपस में सम्मान, आपस के सबके लिए बराबरी, और ये बेचैनी कि ये जो दौर अभी आया है, अब हमारे ही हिस्से में आया है। आज से 20 साल पहले ये समय नहीं आया था, वो भी समय कठिन था, लेकिन उस दौर के लोगों ने लड़ लिया। आपातकाल की लड़ाई लोगों ने लड़ लिया, बाबरी मस्जिद की शहादत के दौर में लोगों ने लड़ लिया, बहुत सारा पहले लड़ लिया। लेकिन हमारे हिस्से में, हमारे दौर में अगर ये मोदी, शाह, बुलडोजर, जोगी, सम्राट चौधरी और एक अकेले नहीं, ये तीनों असम में, बंगाल में और बिहार में, ये तीनों तो एक तरह के मुख्यमंत्री इनको मिल गए, बिल्कुल एक तरह के। हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस से आए हैं, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो तृणमूल से पहले शायद कांग्रेस में भी होते थे, उनका परिवार कांग्रेस का था, और यहाँ सम्राट चौधरी जो आरएसएस से नहीं निकले हैं, लेकिन जा करके इस तरह से सत्ता को पकड़ लिए हैं, और सबसे ज्यादा नफरत की बोली, सबसे ज्यादा अहंकार, सबसे ज्यादा इस समय गरीबों के ऊपर हमला ये कर रहे हैं लगातार। तो वैसे में बड़ी लड़ाई है, इस बेचैनी के साथ हमें लड़ना है। और मोदी जी ने पूरे अपनी नीतियों से जो देश को बर्बाद किया, पूरा बोझ हमारे ऊपर लाद दिया। अभी देख लीजिए कि लोग कहते थे कि कम से कम देश के अंदर जो भी हुआ हो, दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है, दुनिया में भारत बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो हमारी विदेश नीति बनाई गई, इसलिए बनाई गई कि भाई चीन के खिलाफ अमेरिका भारत को चाहता है, और इसीलिए हम अगर अमेरिका के साथ रहेंगे, इजराइल के साथ रहेंगे, तो इसी में बुद्धिमानी है। लेकिन आज क्या हुआ, आज हुआ कि ईरान में जो युद्ध हो रहा है उसमें समझौता कैसे हो, इसके लिए लोग आते हैं पाकिस्तान के पास, हिंदुस्तान के पास कोई नहीं आता। तो पाकिस्तान पूरे डिप्लोमेसी में भी हिंदुस्तान से आगे, और अमेरिका खुद चीन से अभी इस कदर परेशान है कि उनको भारत के कंधे पर बंदूक रख करके चीन से लड़ना नहीं है, वो सीधे चले गए चीन में जा करके किसी तरह समझौता करके, ताकि उनको इस संकट से उनको छुटकारा मिले। तो हमारे हिस्से में क्या है, ये जो अमेरिका के सामने घुटने टेक करके अमेरिका और इजराइल परस्ती की विदेश नीति बना करके हमारे हिस्से में क्या आया, हमारे हिस्से में तो बस ये गैस का संकट, तेल का संकट, ये आर्थिक संकट, पूरे देश पर गरीबी, पूरे देश के लिए एक तरह से बेइज्जती, पूरे देश के लिए तैयार। इसीलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल कर रही है, देश में भी, प्रदेश में भी, और हर जगह बीजेपी की ही सरकार है, डबल इंजन। अपवाद के तौर पर एक आध कहीं आपको दिख जाएंगे, अभी एक आध जगह कहीं आप विपक्ष की सरकारें हैं। तो एक ही तरह की राजनीति, एक ही तरह के विचार, इसी को ये थोपना चाहते हैं वन नेशन के नाम पर, और इसके खिलाफ वो एक ही तरह हमें लड़ना होगा, जम करके वो आज़ादी जैसी लड़ाई हम लोग फिर लड़ेंगे। और जब जब बिहार ने तय कर लिया, जब जब बंगाल ने तय कर लिया, आज़ादी के आंदोलन में बंगाल की चर्चा ज़्यादा होती थी, आज़ादी के बाद समय समय पर बिहार की चर्चा ज़्यादा हुई, ये पूरा पूर्वांचल जब जब हम लोगों ने तय कर लिया, लोग खड़े हुए सड़क पर, तो निश्चित तौर पर रास्ता निकला, हम लोग इस पर काबू पाए, और इसीलिए बिहार पर भरोसा है। सम्मेलन आज से शुरू होगा 2-3 दिन का,
आप इंडिया गठबंधन के सभी साथी जो यहाँ आए, तेजस्वी जी नहीं आ पाए, राजेश राम जी भी बोले थे वो भी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है। जो भी साथी आए हैं आपकी भावनाओं को समझते हैं। अच्छी बात है कि हम सभी लोग चुनाव हारने के बावजूद हिम्मत नहीं हारे हैं। चुनाव जरूर हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। हमारी एकता कमजोर नहीं हुई है और इसी हिम्मत के साथ, संकल्प के साथ, एकता के साथ मिलकर लड़ना होगा। मिलकर लड़ेंगे और देश को बचाएंगे, बिहार को आगे ले चलेंगे। इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का वो संविधान, जिस संविधान के पहले पन्ने पर ये कहा गया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए बराबरी होगी, सबको न्याय मिलेगा, पूरा न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सबको आज़ादी मिलेगी बोलने की, लिखने की, लड़ने की। उस आज़ादी, वो बराबरी और वो न्याय, उसका हिंदुस्तान का हम लोग बना पाएंगे। आप सभी साथियों की ओर से मैं इंडिया गठबंधन के जो साथी हमारे बीच में आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी साथियों को से अपील करता हूं कि बिहार में बिल्कुल एक नए मोड़ पर हम पहुंचे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।